हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं की समझ के अंतर्गत गॉर्डन ऑलपोर्ट ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के विषय में हम लगातार देख रहे हैं। व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत। ऑलपोर्ट महोदय ने इस सिद्धांत की जो व्याख्या है 4 बिंदुओं के अंतर्गत की है। हम एक एक बिंदु करके लगातार देख रहे हैं, जिसमें कि हम स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व की संरचना, डायनामिक ऑफ पर्सनालिटी व्यक्तित्व की गति, ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी व्यक्तित्व का वर्धन के विषय में जान और समझ चुके हैं। आज हमारा जो चौथा बिंदु यानी कि लास्ट पॉइंट है, शोध एवं मापन, रिसर्च एंड असेसमेंट, इसके विषय में हम विस्तार से बताएंगे। तो आइए अब देखते हैं शोध एवं मापन यानी कि रिसर्च एंड असेसमेंट। ऑलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पहलू शोध यानी कि रिसर्च एवं मापन बतलाया गया है। ऑलपोर्ट ने शोध के लिए नियमान्वेषी दृष्टिकोण, नोमोथेटिक व्यू पॉइंट्स की तुलना में भावमूलक दृष्टिकोण, आइडियोग्राफिक अप्रोच की अहमियत यानी कि वैल्यू अधिक बताई है। उनका कहना था, यानी कि ऑलपोर्ट महोदय का कहना था कि नियमान्वेषी दृष्टिकोण, जिसमें व्यक्तियों के विभिन्न समूहों के माध्यम यानी कि मीन्स की तुलना की जाती है, व्यक्ति के भीतर होने वाली प्रतिक्रियाओं या प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करता है। सिर्फ भावमूलक दृष्टिकोण से ही व्यक्तित्व इंडिविजुअल पर्सनालिटी के बारे में अर्थपूर्ण सूचना मिल सकती है। ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व शोध में केस अध्ययन यानी कि केस स्टडी मेथड तथा प्रक्षेपण विधियों, प्रोजेक्टिव टेस्ट्स को यह कहकर ठुकरा दिया, मतलब नहीं माना कि इन विधियों द्वारा असामान्य व्यक्तियों का व्यक्तित्व न कि सामान्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। इन्होंने यही कहा कि असामान्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है, न कि सामान्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। ऑलपोर्ट महोदय ने सबसे महत्वपूर्ण शोध अभिव्यक्त व्यवहार यानी कि एक्सप्रेसिव बिहेवियर पर किया। यह वह व्यवहार होता है जिससे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है, यानी कि जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, अभिव्यक्त होती है कि क्या पर्सनालिटी है। ऐसा व्यवहार अधिक स्वाभाविक होता है। इससे व्यक्तित्व के जो मूल पहलुओं की अभिव्यक्ति होती है। ये सामान्यतः परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि बार बार चेंज नहीं होता है। इसका कोई विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है, और इसे व्यक्ति बिना किसी तरह की अपनी चेतना की ही अभिव्यक्ति कर देता है। ऐसे व्यवहारों के विश्लेषण से व्यक्तित्व के सील गुण यानी कि ट्रेट्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। वर्ग में शिक्षक पढ़ाते समय विषय पर सुनियोजित ढंग से, मतलब ठीक प्रकार से नियोजित ढंग से व्याख्यान देने के अलावा विशेष हाव भाव और अनन्य अभिव्यक्ति, फेशियल एक्सप्रेशन तथा गति यानी कि मूवमेंट आदि करते हैं, जो ऑलपोर्ट के अनुसार अभिव्यक्त व्यवहार यानी कि एक्सप्रेसिव बिहेवियर के एग्जाम्पल हैं। और इसका विश्लेषण एक टीचर के कुछ व्यक्तित्वशील गुणों, पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में अच्छा ढंग से जाना जाता है। ऑलपोर्ट तथा कैंड्रिल 1934 तथा एस्टर्स 1938 ने एक अध्ययन करके प्रयोज्यों के आनंद अभिव्यक्ति, मतलब बोलने का ढंग तथा हाव भाव के आधार पर उनके कुछ सील गुण जैसे कि अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन के अस्तित्व के बारे में अंदाज लगाने में सफल हो गए। जहां तक व्यक्तित्व मापन यानी कि पर्सनालिटी मेजरमेंट का प्रश्न है, ऑलपोर्ट ने इसके लिए कई विधियों का प्रतिपादन किया। इन विधियों में विषय विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस, परीक्षण टेस्ट एवं मापनी यानी कि स्केल, गहन विश्लेषण, डेप्थ एनालिसिस, रेटिंग्स, व्यक्तिगत लेखन, पर्सनल डॉक्यूमेंट, शारीरिक एवं शरीर गठनात्मक निदान आदि प्रमुख हैं। ऑलपोर्ट ने अन्य 2 सहकर्मियों अर्थात वर्नन एवं लिंडजे, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, के साथ मिलकर 1960 में व्यक्तित्व मूल्यों यानी कि वैल्यूज के मापने का भी एक परीक्षण बनाया,
जिसका नाम आल्पोर्ट वर्नन लेंडजे स्टडी ऑफ जो है वैल्यूज रखा गया, जिसके माध्यम से स्प्रेंगर, ये भी साइकोलॉजिस्ट हैं, द्वारा बतलाए गए 6 प्रमुख मानवीय मूल्यों का मापन सफलतापूर्वक होता है। ये 6 मूल्य हैं: सैद्धांतिक मूल्य, थ्योरेटिकल वैल्यूज, आर्थिक मूल्य, इकोनॉमिक वैल्यू, सौंदर्य परक मूल्य, एस्थेटिक वैल्यूज या वैल्यू, सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यू, राजनीतिक मूल्य, पॉलिटिकल वैल्यू तथा धार्मिक मूल्य, रिलीजियस वैल्यू। अब हम देखेंगे आल्पोर्ट के सिद्धांत का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ आल्पोर्ट्स थ्योरी। आल्पोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत के कुछ गुण यानी कि मेरिट्स एवं कुछ परिसीमाएं यानी कि लिमिटेशंस भी हैं। इसके प्रमुख गुण इस प्रकार से हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे तुलनात्मक मान्यता। आल्पोर्ट ने व्यक्तित्व सिद्धांत शैक्षिक परिस्थितियों यानी कि एकेडमिक सेटिंग में न कि मनोविश्लेषणात्मक परिस्थिति यानी कि वातावरण में जो है की या विकसित की। इस सिद्धांत को शिक्षण मनोवैज्ञानिकों जो साइकोलॉजिस्ट हैं, एकेडमिक साइकोलॉजिस्ट द्वारा तुलनात्मक रूप से अधिक मान्यता दी गई है। इसीलिए यहाँ पहला पॉइंट आता है तुलनात्मक मान्यता। दूसरा पॉइंट है अद्वितीय। आल्पोर्ट के सिद्धांत का एक विशेष गुण ये बतलाया गया है कि इसमें व्यक्ति के वर्तमान एवं भविष्य को उसके भूत यानी कि पास्ट की अपेक्षा महत्वपूर्ण समझा गया है। व्यक्ति की प्रेरणा यानी मोटिवेशन एवं व्यवहार को समझने के लिए आल्पोर्ट ने उसके वर्तमान एवं भविष्य पर बल डाला है। वह अपने आप में अद्वितीय है। इससे व्यक्तित्व की संरचना को वैज्ञानिक जो है ढंग से या तरीके से समझने में काफी मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे सराहनीय भावमूलक दृष्टिकोण। आल्पोर्ट का व्यक्तित्व शोध पर्सनालिटी रिसर्च के प्रति जो भावमूलक दृष्टिकोण है, आइडियोग्राफिक अप्रोच है, वह काफी सराहनीय है, क्योंकि इससे व्यक्ति विशेष के या व्यक्ति के व्यक्तित्व का विस्तृत विश्लेषण करने तथा उसे समझने में विशेष मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व की संरचना का वर्गीकरण। आल्पोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत में व्यक्तित्व की संरचना की व्याख्या सील गुणों के रूप में की गई है। इन्होंने सील गुणों के प्रकार बतलाकर व्यक्तित्व की संरचना का जो वर्णन प्रस्तुत किया है उसे आधुनिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा एक महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है या माना गया है। इतने विशेष गुणों के होने के बावजूद भी आल्पोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं जो इस प्रकार से हैं। फिस्ट 1985 का मत है कि आल्पोर्ट का व्यक्तित्व सिद्धांत दर्शन शास्त्रीय अनुमान, फिलोसफिकल स्पेकुलेशन एवं सामान्य बोध कॉमन सेंस पर न कि वैज्ञानिक अनुसंधानों पर आधारित है। आल्पोर्ट ने अपने सिद्धांत के आधार पर बनाए गए प्रकल्पनाओं यानी कि हाइपोथेसिस की जांच करने के लिए कोई महत्वपूर्ण शोध नहीं किए हैं। अतः उनके सिद्धांत के तथ्य एवं मान्यताओं की वैधता वैलिडिटी अधिक नहीं बतलाई गई है। सेकंड पॉइंट है फंक्शनल ऑटोनॉमी पर आपत्ति। जो मनोविश्लेषक हैं ने आल्पोर्ट की कार्यात्मक स्वायत्तता यानी कि फंक्शनल ऑटोनॉमी के संप्रत्य पर आपत्ति जताई है और कहा है कि इसमें व्यक्ति की गत अनुभूतियों को नजरअंदाज कर वर्तमान एवं भविष्य पर अधिक बल डाला गया है। इस तरह के वर्णन से व्यक्तित्व के स्वरूप को सही समझना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है केवल स्वस्थ व्यक्ति के अभिप्रेरकों का वर्णन। कुछ आलोचकों का मत है कि आल्पोर्ट के सिद्धांत द्वारा मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति यानी कि साइकोलॉजिकल हेल्दी पर्सन के कार्यात्मक स्वायत्त अभिप्रेरकों फंक्शनली ऑटोनोमस मोटिव्स का तो वर्णन की हो जाता है, परंतु बच्चों यानी मनोविकृत तथा तंत्रिका तापी न्यूरोटिक व्यक्तियों के अभिप्रेरकों यानी मोटिव्स की व्याख्या आल्पोर्ट के सिद्धांत में नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति क्यों कोई व्यवहार करते हैं, इसका उत्तर हमें आल्पोर्ट के सिद्धांत में नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है किस तरह से ओरिजिनल मोटिव एक स्वायत्त अभिप्रेरक यानी कि ऑटोनोमस मोटिव में बदलता है, ये अपूर्ण तथ्य है। इस विषय में कहा जाता है कि कार्यात्मक स्वायत्तता यानी कि फंक्शनल ऑटोनॉमी के बारे में एक आलोचना ये है कि आल्पोर्ट ने इसमें ये नहीं बतलाया कि किस तरह से मौलिक अभिप्रेरक ओरिजिनल मोटिव
एक स्वायत्त अभिप्रेरक यानी कि ऑटोनोमस मोटिव में बदल जाता है। उदाहरण के लिए किसी प्रक्रिया द्वारा धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत करने का अभिप्रेरक बाद में जब धनी व्यक्ति बन जाता है या हो जाता है तो वह अपने आप कड़ी मेहनत करने का एक स्वतंत्र अभिप्रेरक के रूप में किस तरह बदल जाता है। चूंकि परिवर्तन के प्रक्रम मशीनिज्म को अल्पोर्ट ने नहीं बतलाया है, अतः आलोचकों का मत है कि ये पूर्व कथन करना मुश्किल है कि बाल्यावस्था का कौन सा अभिप्रेरक वयस्कावस्था में एक स्वतंत्र अभिप्रेरक ऑटोनोमस जो है मोटिव के रूप में परिणत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सामूहिक व्याख्या। अल्पोर्ट के व्यक्तित्व शोध पर्सनालिटी रिसर्च के प्रति जो भावमूलक दृष्टिकोण है अपनाया गया है उसकी भी आलोचना आधुनिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा की गई है। इन मनोवैज्ञानिकों का मत है कि व्यक्तित्व के अध्ययन का सही दृष्टिकोण भावमूलक शोध न होकर नियमान्वेषी शोध है, जिसमें कि कई व्यक्तियों को न कि किसी एक व्यक्ति को एक साथ अध्ययन करके उसका सांख्यिकीय विश्लेषण करके सामूहिक रूप से व्याख्या की जाती है। इस आलोचना के मुख्य समर्थक सुल्ज 1990 हैं। इन्होंने इसका जो है इस तथ्य की जो है आलोचना की है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि अल्पोर्ट ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में सिर्फ स्वस्थ व्यक्ति यानी कि हेल्थ जो है एडल्ट का अध्ययन किया है, तंत्रिका तापी तथा मनोविकृत व्यक्तियों का अध्ययन नहीं किया है, इसकी उपयोगिता काफी सीमित हो जाती है। इसके अलावा इस सिद्धांत में व्यक्तित्व पर सामाजिक कारकों के पड़ने वाले प्रभावों की भी उपेक्षा की गई। इन आलोचनाओं के बावजूद अल्पोर्ट का व्यक्तित्व सिद्धांत उत्तेजनपूर्ण, सिम्युलेटिंग तथा व्याख्यात्मक दोनों ही है। उनका सिद्धांत स्पष्ट चिंतन एवं यथार्थता का एक ऐसा मानक स्टैंडर्ड प्रदान करता है जो भविष्य के मनोवैज्ञानिकों के लिए जो है प्रेरणा का एक उत्तम स्रोत है। इसीलिए आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने इनके सिद्धांत को महत्वपूर्ण योगदान माना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।